Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि जेएसएससी का सीरीज मेरा चल रहा था, है ना, जिसमें ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो एक्सपेक्टेड होने वाला है, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन से क्या आने का चांसेस है, वैसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का और आईसी इंजन का डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। और थर्मोडायनेमिक्स का तो हो चुका है और आईसी इंजन का भी, उसको भी जरूर आप प्लेलिस्ट से जाएंगे, वहां से आपको जेएसएससी जेईई लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां से आप उसको जरूर एक बार कवर अप कर लेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने का चांस बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो एक्सपेक्टेड होने वाला है, कि व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जो कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है ना, इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। तो क्या होगा, जैसे देखिए ये आपका कोई सिस्टम, कोई आपका बॉडी है और इस पे जो है ना सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट करता है, तो इस पे डिफॉर्मेशन होगा, वही बातें लिखा है। सम डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज द बॉडी अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन इट सेटअप्स सम रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस सेटअप होता है, जो कि बॉडी के इंटरनली सेटअप होगा, है ना, रेजिस्टेंस बॉडी के इंटरनली सेटअप होगा। तो दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट टू डिफॉर्मेशन, दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू डिफॉर्मेशन, यानी कि सिंपली आप कहें तो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में है स्ट्रेन, सेकेंड में है स्ट्रेस, और थर्ड में है प्रेशर, और फोर्थ नंबर में है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप बिल्कुल भी चीजों को याद रखेंगे कि जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी, किसी मटेरियल के ऊपर, तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, क्योंकि सभी बॉडी का एक स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो भी आप कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी किसी भी मटेरियल का क्या कैपेसिटी है ना, एक्सटर्नल फोर्स को विदस्टैंड करने का, वही उसका क्या होगा, आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ होगा। तो सभी मटेरियल में स्ट्रेंथ होता है, तो स्ट्रेंथ की वजह से क्या होगा, आप जब एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई करेंगे, मे बी आप टेंसाइल टाइप का अप्लाई करेंगे, मे बी आप कॉम्प्रेसिव नेचर का अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, मटेरियल के अंदर में जो है ना रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, और वही रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कहलाता है वो स्ट्रेस कहलाता है। An internal resisting force per unit cross sectional area is called stress। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, और प्रेशर जो है उसका भी यूनिट और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है, लेकिन प्रेशर जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल बिहेवियर है, किसी भी मटेरियल पे बाहर से एक्ट किया करता है प्रेशर, लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई इज, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा एसआई में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, क्योंकि अब देखिए अभी आपको बताएं कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है फोर्स और एरिया है ना, फोर्स और एरिया का रेशियो है, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन एसआई में, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। लेकिन एसआई यूनिट का बात करेंगे तब आपका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पे देखिए लिखा हुआ एक ऑप्शन में है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और एक आपका किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और एक आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पर एमएम नहीं सॉरी पर मीटर स्क्वायर, एनी ऑफ दीज। तो इसमें है आपका, एक है किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक आपका किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन भी तो एसआई यूनिट हो गया ना, एमएम आपका क्या हो गया, मिलीमीटर भी एसआई में लिया जाता है, और आपका किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एनी ऑफ दीज इसका होगा, यानी कि कोई भी ये हो सकता है, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, और वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि स्ट्रेस का एसआई यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, है ना, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ जो होता है इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। देखिए स्ट्रेस तो आप समझ गए, स्ट्रेन जो होता है ना सिंपली, तो स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल
ओरिजिनल डायमेंशन, या चेंज इन डायमेंशन आप बोलिए, सिंपली चेंज इन डिफॉर्मेशन, चेंज इन डायमेंशन बोलिए, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओ का मतलब ओरिजिनल। तो चेंज इन डायमेंशन, यदि कभी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए और टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाए तो उसमें लेंथ के अलॉन्ग चेंज हुआ है ना, तो उस टाइम आप कह सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यदि आपका विड्थ में चेंजेज आया तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो स्ट्रेन एक यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर में भी देखिए लेंथ का यूनिट और नीचे में भी लेंथ का यूनिट होगा, यानी डायमेंशन डायमेंशन कट जाएगा और एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यानी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, नहीं स्ट्रेस तो कभी नहीं होगा, नहीं टेंसाइल होगा, नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा, बिल्कुल भी शियर स्ट्रेस भी नहीं होगा, स्ट्रेन होगा। था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका क्या होगा, स्ट्रेन होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस जो होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है जब भी मेंबर में आप टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाएंगे तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कंप्रेसिव होगा, और जब आप शियर वाला फोर्स लगाएंगे तो शियर फोर्स क्या होता है, तो शियर फोर्स जो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल या टेंजेंशियल, किसी भी क्रॉस सेक्शन के, सपोज कीजिए ये आपका कोई रॉड है, इस पे जो है ना ये रॉड है, आप यहाँ पे एक फोर्स लगाए और फोर्स की वजह से ये कट गया, तो देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन की क्या होगा, पैरेलल होगा, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा, तो इस कंडीशन में इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और मटेरियल का जो फेल्योर हो गया वो शियर स्ट्रेस की वजह से फेल्योर हुआ। जैसे पंचिंग का ऑपरेशन होता है, अब देखिए होंगे पंचिंग ऑपरेशन, वो शियर फेल्योर होता है मटेरियल का वहां पे, क्योंकि शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है मटेरियल में। लेकिन आप ये एक बॉडी है, इस पे आप इस तरीके का नेचर का फोर्स लगा रहे, देखिए बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे जो इसका एक्सिस से होकर के पास कर रहा है, और पुलिंग नेचर का है तो इसमें भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा, क्योंकि स्ट्रेस इंटरनल बिहेवियर होता है मटेरियल का, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और मान लीजिए इसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सियली कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस इंड्यूस होगा, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए खैर, अब कुछ बातें कॉन्सेप्ट आपको कुछ बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, अभी आपको बताया कि स्ट्रेन का यूनिट है, यूनिट नहीं होगा तो आपका इसमें क्या होगा, नो यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी, नो यूनिट। स्ट्रेन इज इक्वल टू, यहां पे पूछा गया कि स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन डेल एल होगा, नहीं होगा। देखिए चेंज इन डायमेंशन, यदि लेंथ के टर्म में बातें करेंगे तो क्या होगा, डेल एल अपॉन एल होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल अपॉन डेल एल, बिल्कुल भी नहीं होगा। डेल एल अपॉन एल होगा, हाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पढ़ेंगे एल इंटू डेल एल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एल प्लस डेल एल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेन का डेफिनेशन ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इफ योर डायमेंशन इज लेंथ देन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस, जब किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट पुश लगाया जा रहा है, पुश का मतलब कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाया जा रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ। ऑब्वियस है कि जब आप पुशिंग नेचर का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का लेंथ डिक्रीज करेगा, जब आप पुलिंग नेचर का फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, लेंथ आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ सही है। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज कंप्रेसिव, जो इसमें अब इस कंडीशन में जब आप कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहे बॉडी में तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, बिल्कुल सही है यहां तक। तो इसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन इंड्यूस होगा, क्या दोनों कंप्रेसिव नेचर का इंड्यूस होगा, तो करेक्ट है बिल्कुल भी ये। ऑब्वियस है कि टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा तो जैसा नेचर का फोर्स लगेगा वैसा ही स्ट्रेन डेवलप होगा, वैसा ही उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। तो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा, कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस डेवलप होगा और कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेन भी डेवलप होगा, यानी कि इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो 100% ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल, अब क्या है, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया गया किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स लेंथ। ऑब्वियस है कि जब आप पुलिंग नेचर का फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा लेंथ आपका, यहां तक एकदम बिल्कुल सही है। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज, अब पूछा गया कि इस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो सेटअप होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, विच टाइप ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन
इज सेटअप्ड, ठीक है, किस टाइप का होगा? तो जरा देखिए, पहला ऑप्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन, नहीं, अब तो डायरेक्ट कहेंगे कि जैसा नेचर का फोर्स होगा वैसा ही स्ट्रेस वैसा ही स्ट्रेन होगा। टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा है तो ऑब्वियस है इसका ऑप्शन वही करेक्ट होगा जिसमें लिखा होगा कि टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड में है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आगे पढ़ने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे फिर भी देखिए अब क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेन, बिल्कुल भी नहीं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली, देखिए यहां पे अंडरलाइन करके रखिए, एक्टिंग टेंजेंशियली, जो फोर्स है ना वो क्या है, टेंजेंशियली अक्रॉस द रजिस्टिंग सेक्शन, जो भी रजिस्टिंग सेक्शन होगा, जैसे देखिए ये कोई आपका बॉडी है, ये बॉडी है, तो इसका यहां से कट कर देंगे ना, कट करने के बाद कैसा दिखेगा, ऑब्वियस है सर्कुलर होगा, सर्कुलर जैसा सेक्शन का होगा वैसा ही दिखेगा। तो इस सेक्शन के टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, देखिए एक फोर्स लग रहा है, एक एफ, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, इसको कट करेंगे, देखिए इस तरीके से दिखेगा और इसके क्या दिखेगा, टेंजेंशियली, है ना, यहां से कट करके बाहर कर दिए टेंजेंशियली। तो देखिए यहां तक आपको बात समझना है, टेंजेंशियली अक्रॉस द रजिस्टिंग सेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन, ऑब्वियस है अभी आपको बताए भी थे कि सेक्शन के अक्रॉस क्या हो जाएगा, शियर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। शियर स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब बॉडी का क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में आपका फोर्स इंड्यूस होता है या फोर्स लगता है। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज, इस तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, टेंसाइल नेचर का फोर्स तो टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन होगा, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेन इंड्यूस होगा। यहाँ पे शियर नेचर का फोर्स है, क्यों शियर नेचर का, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल है, क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल है, तो कैसा सेटअप होगा, यानी कि इसमें शियर स्ट्रेस सेटअप होगा और शियर स्ट्रेन सेटअप होगा। देखिए कौन एग्जांपल किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है शियर स्ट्रेस एंड डी ऑप्शन में शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, तो इसका करेक्ट होगा डी ऑप्शन, बाकी कोई नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस, कौन जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग फेल्योर, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग फेल्योर। तो ये जो है ना क्वेश्चन, ये पता है कहाँ का क्वेश्चन है, एक्चुअली में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप यदि एक डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो किस टाइप से प्लॉट होगा, सबसे पहले क्या होता है ना कि कुछ लिमिट तक आपका जो होता है बिल्कुल भी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, वहां तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है, और उसके बाद जो है अपर यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, मैक्सिमम, और फिर उसके बाद फेल्योर हो जाता है। और इससे पहले एक पॉइंट आता है प्रोपोर्शनल पॉइंट, फिर होता है आपका जस्ट प्रोपोर्शनल, और इलास्टिक पॉइंट जो होता है ना जस्ट क्लोज होता है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी ए एंड बी पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन केस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम विच इज ड्रॉन फॉर दी डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब उसके बाद सी पॉइंट आएगा, उसको बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, फिर एक होगा लोअर यील्ड पॉइंट, क्योंकि बी के बियॉन्ड जैसे भी मटेरियल एक्सटेंड होगा, बी के बियॉन्ड वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, लेकिन बी तक जो होगा ना वो इलास्टिक रीजन होगा, लेकिन इधर कैसा होगा, प्लास्टिक रीजन होगा पूरा। और फिर उसके बाद अचानक सडनली जो है वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस बढ़ता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और फिर उसके बाद भी जब आप स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका फेल्योर हो जाता है मटेरियल का, मतलब मटेरियल टूट जाता है। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस में आप देखिए सबसे पहले ए पॉइंट आएगा यानी कि प्रोपोर्शनल पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद बी पॉइंट आएगा, इलास्टिक पॉइंट आएगा यानी प्रोपोर्शनल पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, और फिर उसके बाद यील्डिंग पॉइंट होगा। यील्डिंग में अपर यील्ड लोअर यील्ड यहां नहीं लिखा है, यानी पहला ऑप्शन को पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग और फेल्योर, चार चीज। तो प्रोपोर्शनल, इलास्टिक, यील्डिंग और फेल्योर, ठीक है ना, तो यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा।
आगे बढ़े तो देखिए लिख भी दिया, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ कहां तक आपका सही ऑपरेट होता है या फिर कहां तक वैलिड है, किस पॉइंट तक वैलिड है। तो आप याद रखेंगे इलास्टिक पॉइंट तक वैलिड। इलास्टिक और प्रोपोर्शनल एक्चुअली में क्लोज होता है, तो यहाँ पे लिखा यील्ड पॉइंट तक बिल्कुल भी नहीं, इलास्टिक लिमिट तक एकदम बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लास्टिक तक बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट तक बिल्कुल भी नहीं। और हुक्स लॉ जो बताता है ना, थोड़ा आपको बताते हैं, हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे लीनियर स्ट्रेस होगा तो लीनियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन होगा, लीनियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन होता है ये। अब एक चीज और है, करस्पॉन्डिंग लीनियर स्ट्रेन होता है, यानी एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस होगा तो एक्स डायरेक्शन का ही स्ट्रेन होगा, वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस होगा तो वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ नहीं है। हुक्स लॉ है लीनियर स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यानी एक्स डायरेक्शन तो एक्स, वाई तो वाई, जेड तो जेड होगा। अब यहीं से ना एक आपका प्रोपोर्शनल जैसे स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस जब होगा तो लीनियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है ई इंटू इप्सिलॉन, इप्सिलॉन मतलब लीनियर स्ट्रेन का नोटेशन। तो ई जो यहाँ पे है ना एक आपका इलास्टिक कांस्टेंट है और इसी का नाम है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और भी इलास्टिक कांस्टेंट होता है और एक का नाम है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको सी से भी दिखाया जाता है या फिर जी से, या किसी किसी बुक में एन से भी दिखाता है, एन से भी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी इलास्टिक कांस्टेंट है। और ये क्या है, तो इसमें जो आपका है ना वो होता है शियर स्ट्रेस, जिसको टॉ से दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन, जिसको फाई से दिखाया जाता है, यानी कि G इज इक्वल टू हो जाएगा टॉ अपॉन फाई, क्योंकि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन होता है। ये भी जो वैल्यू होता है अप टू इलास्टिक पॉइंट होता है, क्योंकि G भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। और अंश मॉडुलस का यूनिट का बात किया जाए तो आप देखिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेस का ही यूनिट जो होगा वही होगा ई का यूनिट। वैसे ही शियर स्ट्रेन का भी यूनिट नहीं होता है, चाहे कैसा भी स्ट्रेन होगा यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, तो G का भी यूनिट टॉ का ही यूनिट दोनों का सेम होगा, यानी कि जो भी इलास्टिक कांस्टेंट है ये दोनों इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा और होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ इंफॉर्मेशन बता दिए फिर आगे फर्दर आएगा, इंफॉर्मेशन आपको बताते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेनेवर ए मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, व्हेनेवर ए मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब बी पॉइंट के अंदर ही लोडेड किया जाता है। स्ट्रेस इज खाली जगह है, स्ट्रेन क्या होगा, इक्वल टू होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्ट्रेन का। कब तक होगा ये, इलास्टिक लिमिट तक ही। यदि कोई भी मटेरियल को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा, इलास्टिक के बियॉन्ड किया जाएगा तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। अभी बताए लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, देखिए यहाँ पे सिग्मा लीनियर स्ट्रेस है और इप्सिलॉन लीनियर स्ट्रेन है, तो लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, नहीं होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अगला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिल्कुल भी करेक्ट, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही है। अगला है बल्क मॉडुलस, नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस आपका के से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्क मॉडुलस जो है ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है और इसको डिफाइन किया गया है बल्क मॉडुलस को डायरेक्ट स्ट्रेस, कभी पूछा जाए आपसे, डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा से, लीनियर स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस एक ही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इप्सिलॉन भी से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और एक है आपका ऑप्शन में पॉइजन्स रेशियो भी है, थोड़ा समझ जाइए। पॉइजन्स रेशियो को म्यू से दिखाया जाता है या फिर 1/m से, ये नोटेशन है। और पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन भी बोला जाता है, लीनियर स्ट्रेन भी बोला जाता है, और एक माइनस साइन लगाया जाता है बाहर में। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है ना,
स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। मान लीजिए आप एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई किए, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन। और जब भी आप एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियस है एक्स डायरेक्शन में लोड लगा, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा, तो आप टेंसाइल नेचर का लोड लगाए हैं तो एक्स डायरेक्शन का लेंथ आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज। लेकिन सिमिलरली आपका वाई डायरेक्शन का जो होगा वो भी आपका जो भी डायमेंशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा आपका, क्योंकि थ्री डायमेंशनल बॉडी मतलब 3D होगा, है ना। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग लोड। अप्लाई जो लोड किए हैं एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किए तो वाई और जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स में लोड अप्लाई किए तो वाई और जेड में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में लोड तो 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। एक डायरेक्शन में लोड तो 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, 2 डायरेक्शन में लोड तो 6 डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, 3 डायरेक्शन में लोड तो 9 डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। और यानी कि एक डायरेक्शन में लोड तो 3 डायरेक्शन में स्ट्रेन, जिसमें जिस डायरेक्शन में लोड लगाए उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको बोला जाएगा आपको लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और दो और भी जो डायरेक्शन हो गया जैसे वाई और जेड, उसको बोला जाएगा, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको लेटरल स्ट्रेन बोला जाएगा। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन में यदि लोड हो यानी ट्राइक्सियल लोडिंग सिस्टम हो तो 3 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा या फिर लीनियर स्ट्रेन होगा, और 6 जो होगा ना वो आपका लेटरल स्ट्रेन होगा। हर एक डायरेक्शन में 2-2 लेटरल स्ट्रेन हमेशा आता है, हर एक डायरेक्शन में 2-2 लेटरल स्ट्रेन आता है। और कभी भी ना आप देखेंगे तो यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब मान लीजिए लेंथ पहले से बढ़ गया यानी पॉजिटिव, तो लेटरल स्ट्रेन जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन में क्या होगा, डायमेंशन डिक्रीज करेगा। यदि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है तो लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशन डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली इसका रिवर्स भी होगा, यदि लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशन बढ़ रहा है, लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशन बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डायमेंशन क्या होगा, घट जाएगा। दोनों कभी भी आपका इंक्रीज नहीं होगा, दोनों कभी भी डायरेक्शन में डिक्रीज नहीं होगा, नहीं एक में इंक्रीज तो एक में डिक्रीज होगा। टेंसाइल लोड के केस में लॉन्गिट्यूडनल के डायरेक्शन में आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज करेगा, और लेटरल में आपका डिक्रीज करता है। कंप्रेसिव के केस में जो होगा और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, लेटरल डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव ऑलवेज होगा। और म्यू का जो वैल्यू होता है वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है। तो इसीलिए बाहर से एक नेगेटिव साइन लगाया जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखेंगे सिंपली कि म्यू का जो वैल्यू होता है ना वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और 1 यानी हाफ, यानी कि हाफ का मतलब क्या, 0.5, यानी 0 से 0.5 तक ही वैल्यू इसका लाई करता है। 0 से 0.5 तक इसका वैल्यू लाई करता है। 0 जो होता है ना वो कॉर्क का होता है, कॉर्क एक मटेरियल है, और हाफ जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का होता है, इसके बीच में ही म्यू का वैल्यू लाई करता है। चलते खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है, इससे बनेगा। आगे क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ, किसका सेम होगा, पहले आपको बताएं कि स्ट्रेस के क्या होगा, सेम होगा, और ऐसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी क्या होगा, स्ट्रेस के सेम होगा। तो देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होगा लेकिन स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन में स्ट्रेस फोर्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नहीं, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम होगा, पर आपका फोर्स का तो सिर्फ न्यूटन होगा। बी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए स्ट्रेन फोर्स प्रेशर बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखिए स्ट्रेस प्रेशर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ स्ट्रेस का भी वही यूनिट होगा यानी कि पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और आपका प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट का बात करें तो, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसका नोटेशन जी होता है, सी होता है या फिर एन होता है, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल होता है। तो इसके लिए करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हेन ए चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस, व्हेन ए चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस, समझिए चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस, अ स्ट्रेन इज नॉन एज, जब लेंथ में चेंज होगा तो कैसा स्ट्रेन बोलेंगे, जब विड्थ में चेंज होगा तो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जिसमें चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग उसको बोला जाता है। तो लेंथ में चेंज होगा तो क्या लीनियर स्ट्रेन बोला जाएगा, लेटरल स्ट्रेन बोला जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला जाएगा,
शियर स्ट्रेन बोला जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ पे तो लेंथ में चेंज है, यानी लेंथ में चेंज करने का मतलब इसको लीनियर स्ट्रेन बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेटरल स्ट्रेन का मतलब होगा कि आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, तो लेंथ के परपेंडिकुलर में विड्थ हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, या फिर आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा तो डायमीटर होगा, तो लेटरल स्ट्रेन इसका आंसर नहीं होगा, लीनियर स्ट्रेन इसका करेक्ट होगा। शियर स्ट्रेन भी नहीं होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो फोर्स लगाया जाता है वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए क्रॉस सेक्शन का, तब शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। खैर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन, the change in length due to tension और compressive force acting on a body is given by, change in length को कैसे बताया जाएगा? चलिए थोड़ा इसको आपको बताते हैं चेंज इन लेंथ को कैसे बताया जाएगा। जैसे देखिए, अभी आप देखिए ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। E इज इक्वल टू क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लीनियर स्ट्रेन का बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऊपर लिख दिए, है कि नहीं? क्योंकि किसी भी कोई बॉडी है, इस बॉडी पे यदि आप ना एक P अमाउंट का लोड लगाए, P यहाँ पे प्रेशर नहीं है, P हमारा लोड है, फोर्स है, तो फोर्स लगाएंगे, इसका लेंथ मान लीजिए L है। अब फोर्स लगाने से इसका लेंथ में चेंजेज आ गया, देखिए लेंथ में चेंजेज आ गया इस तरह से, ठीक है, कुछ डेल L चेंजेज आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस के जगह पे क्या, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन के जगह पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल ऊपर चला गया। तो यहां से आप डेल एल यदि निकालेंगे तो डेल एल इज इक्वल टू क्या होगा, पी एल अपॉन ए ई होगा। डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई होगा। ये प्रिज्मेटिक बार के लिए होगा, यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शन एवरीवेयर क्या होगा, सेम होगा। जैसे दिस इज योर प्रिज्मेटिक बार, क्योंकि इस पेन का क्रॉस सेक्शन ना एवरीवेयर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको प्रिज्मेटिक बार आप बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला प्रिज्मेटिक बार के लिए होता है, टैपर्ड बार वगैरह के लिए अलग होता है, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली देखिए, चेंज इन लेंथ पूछा है सिंपली आपको, तो फॉर्मूला में देखिए पहला ऑप्शन में है पी एल ए अपॉन ए ई, नहीं होगा। सेकंड में है पी एल अपॉन ए ई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा, यानी कि सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई का वैल्यू, कैपिटल ई का, जो कितना होता है, 10 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, 80 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, 100 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, 210 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। 210 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश मॉडुलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अंश मॉडुलस, देखिए अंश मॉडुलस ई कैसे डिफाइन किया गया है, तो लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। देखिए ढूंढिए यहाँ पे, लीनियर स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन नहीं, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन सेकेंड ऑप्शन भी नहीं, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और फोर्थ भी पढ़िए जरा, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन नहीं होगा, थर्ड इसका करेक्ट होगा। फोर्थ जो होगा ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का आंसर होगा, फोर्थ वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी डिफाइंड, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आ गया, क्या होगा, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन ही इसका होगा, यानी शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन होगा। जरा देखिए, शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन जो है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का जो होगा वो डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, द यूनिट ऑफ अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट जो है वो अंश स्ट्रेस का सेम है, ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल भी ये ट्रू है, क्योंकि स्ट्रेस और अंश मॉडुलस का दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड सेम साइज, दो बार है, चलिए यहां पे मिटा देते हैं, दो बार है और दोनों का जो है वो मटेरियल आपका सेम है, दोनों का मटेरियल आपका सेम है। टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सॉरी दोनों बार का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट मटेरियल है, साइज सेम है। सपोज कीजिए एक बार आपका ये है ना, इसका भी साइज सेम का मतलब क्या हुआ कि इसका भी लेंथ एल है तो दूसरा भी बार है उसका भी लेंथ एल है, इसका E1 है तो इसका क्या है E2 है। क्यों E1 E2 लिखे, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट लिखा हुआ, डिफरेंट मटेरियल सेम साइज, एज सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। अब दोनों जो है ना वो P अमाउंट का जो है वो फोर्स लग रहा है टेंसाइल नेचर का, P यहाँ का फोर्स है, दोनों में लग रहा है, सारा चीज डायमेंशन वगैरह सेम है, सिर्फ मटेरियल अलग है। इफ द बार
इफ द बार्स हैव यूनिट एलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में जो है वो इलोंगेशन हो रहा है। इलोंगेशन का मतलब इसमें भी डेल एल होगा, यानी डेल एल इसको हम 1 मान लिए, और इसमें भी क्या होगा, डेल एल होगा, इसको 2 मान लिए, और दोनों का लेंथ तो दोनों का सेम है ना, और एरिया भी दोनों का सेम होगा। इवन ए इसका भी है, ए इसका भी है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका भी, क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन में। और डेल एल जो है ना, डेल एल 1 का रेशियो और डेल एल 2 का जो रेशियो है वो लिखा हुआ है 2:5 है, 2:5 है। तो बता दीजिए कि इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होगा, यानी कि E1/E2 बराबर क्या होगा, E1/E2 बराबर क्या होगा, है ना, E1/E2 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन बस यही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं पे डेल एल अपॉन ये है, तो डेल एल का फॉर्मूला जानते हैं, PL/A ही होता है ना, PL/ क्या होता है, A ही होता है। और इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे भी क्या होगा, PL/A ही होगा। अब जरा देखिए, P सेम है, कट जाएगा, एरिया भी सेम है, कट जाएगा, आपका लेंथ भी सेम है, कट जाएगा, ये E1 और एक E2 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि E2 बाई क्या होगा, E1 होगा, E2 बाई E1 होगा। तो डेल एल अपॉन डेल 2 इज इक्वल टू E2 बाई E1। तो यदि इसका रेशियो का बात किया जाए कि देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल, तो दोनों मटेरियल का रेशियो कितना होगा, तो दोनों मटेरियल का रेशियो जो होगा उसका रिवर्स होगा आपका, है कि नहीं, दोनों मटेरियल का रेशियो जो होगा उसका रिवर्स, यानी कि 2:5 जो था, 2:5 तो इसका रेशियो था, तो इसका कितना हो जाएगा, है ना। अब E2/E1 क्या होगा, 2:5 होगा, यहीं से आ रहा है। तो E1/E2 चूंकि फर्स्ट मटेरियल अपॉन सेकेंड मटेरियल, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5:2, यानी कि 5/2, यानी कि 5:2 इसका करेक्ट होगा। बहुत ही आसान था, क्योंकि डेल एल अपॉन डेल 2 जो होगा वो E2/E1 होगा, इनवर्स होता है। चेंज इन लेंथ और इलास्टिक कांस्टेंट इनवर्स होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/अंश मॉडुलस होता है। तो यहां से आपका आ गया E2/E1, यानी कि E1/E2 5/2 इसका करेक्ट होगा। यहां तक जो है इस लेक्चर में आपका डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन से आगे जो है 21 से आगे का डिस्कस जो करेंगे वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको यदि अच्छा लगा होगा जरूर आप दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये गारंटी होगा कि आपके जो जेएसएससी का एग्जाम होगा उसमें जनरल इंजीनियरिंग पेपर में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन होगा उसमें इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।